Myself, Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor, SPSC Government College, Ajmer. Today we are discuss about topic planning process. तो स्टूडेंट्स प्लानिंग जैसा कि हम देखते हैं प्लानिंग इज़ ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग जो है नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक प्राइमरी फंक्शन है। सर्वप्रथम प्रबंधक जो भी कार्य करता है वो नियोजन के माध्यम से करता है। तो नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक यह देखता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब किन साधनों के प्रयोग से करना है, क्योंकि प्रबंधक जो भी क्रियाएं करेगा भविष्य में जो कार्य किया जाएगा उसकी पूर्ण रूपरेखा बना लेना ही प्लानिंग के अंदर शामिल माना जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक प्रबंधक नियोजन के कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया को हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग भी एक प्रोसेस है, क्योंकि नियोजन के कार्य को करने के लिए भी प्रबंधक को एक सिस्टमेटिक वे में एक मार्ग को अपनाना होता है या प्रक्रिया को पूरा करना होता है। उसे हम नियोजन प्रक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो नियोजन प्रक्रिया का अगर पहला चरण अगर हम देखें तो वह वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन मीन्स एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो बच्चों जैसा कि अगर हम देखें तो एक प्रबंधक जब कार्य करता है तो प्रबंधक जो संस्था के लिए कार्य करता है तो संस्था की क्रियाओं संस्था के ऊपर वातावरण के बाहरी और आंतरिक घटकों का प्रभाव पड़ता है। तो एक अच्छा प्रबंधक अगर होता है जो नियोजन करता है तो उसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो संस्था पर इफेक्ट डालने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना है। उनको ध्यान में रखते हुए उसे अपनी प्लानिंग प्रोसेस करनी है कि किस प्रकार संस्था के आंतरिक बाहरी वातावरण के घटक संस्था के निर्णय को प्रभावित करने वाले हैं। तो इसमें हम देखें तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानून आदि सभी घटकों का अध्ययन शामिल माना जाता है। तो इसमें हम संस्था के आंतरिक बाहरी दोनों वातावरणों का अध्ययन करेंगे। सेकंड बिंदु पर अगर हम आते हैं तो वह संस्था का आंतरिक मूल्यांकन मीन्स इंटरनल एप्रिशिएशन ऑफ द फर्म और या कंपनी। तो संस्था के बाहरी विपणन वातावरण का मूल्यांकन करने के बाद हमें संस्था के आंतरिक वातावरण का मूल्यांकन भी करना है कि यानी संस्था के अंतर्गत जब प्रबंधक कार्य करने वाला है तो संस्था के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से घटक है जिसके कारण संस्था की जो नीति या निर्णय प्रभावित होने वाले। तो उसके लिए एक हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। एक शॉर्ट एनालिसिस जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस अगर हम देखें तो फॉर्म में अगर हम देखें तो एस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, डब्ल्यू भी रिप्रेजेंट करता है वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड टी से अगर हम देखें तो टी रिप्रेजेंट करता है थ्रेट को। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये शॉर्ट कंप्लीट होता है हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो कोई भी संस्था जब अपनी संस्था की आंतरिक शक्तियों को मूल्यांकन करती है तो शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से वो ये जानने का प्रयास करती है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो संस्था को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वीकनेस और क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट उस सामने हो सकते हैं। तो उन सब का निर्णय वो शॉर्ट के माध्यम से अनुमान लगा लेता है, जो एक अच्छे नियोजन की पहचान है। इसके पश्चात थर्ड बिंदु पर आता है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण का आशय है बच्चों कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो बिना उद्देश्य के हम नहीं करते हैं। तो नियोजन का भी एक उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रबंधक कार्य करता है। तो नियोजन प्रक्रिया के इस चरण में हम उद्देश्य निर्धारण करेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या है और हम उस उद्देश्य को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों को शामिल करते हुए प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला बिंदु हमारा नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण मीन्स एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। यानी अगर हमने अब उद्देश्य तय कर लिए हैं तो उसके पश्चात हमें उद्देश्यों के आधार पर नियोजन की मान्यता निर्धारित करना होता है, क्योंकि मान्यता अगर हम देखें तो वो एक तरह से भी सीमाएं मानी जाती है जिसके अंतर्गत नियोजन को रहना होता है या जिसके भीतर रहकर नियोजन का कार्य करना होता है। तो इसके अंतर्गत हमें देखना है कि हमारे कितने संसाधन है जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य को नियोजन के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि एक नियोजन अच्छा कर तभी माना जाएगा जबकि वो अपने संसाधनों का भी ध्यान रखे, उसके अनुरूप ही उससे कार्य करने होते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा वैकल्पिक योजनाओं की खोज मीन्स डिस्कवरिंग अल्टरनेटिव प्लान्स। तो बच्चों अगर हम देखें तो हम कोई भी जब कार्य करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं तो एक कार्य को करने की अनेक योजनाएं हो सकती है, अनेक तरीके हो सकते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत हम वैकल्पिक अल्टरनेटिव जो हमारे प्लान जो स्कीम्स होती है उन पर भी चर्चा करते हैं, उस पर विचार विमर्श करके हम देखते हैं कि कौन सी योजना हमारे लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि हर कार्य को करने के अनेक विकल्प हो सकते हैं और हमें वही विकल्प अपनाना चाहिए जिससे हमें लागत कम आए
और कम समय में हम अपने उद्देश्य को कुशलता से प्राप्त करने में सफल हो पाए। तो हमें विकल्पों की योजनाओं की खोज भी करनी होगी। फिर है अगले बिंदु में हमारा विकल्पों का मूल्यांकन करना, मीन्स एवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। अब हमारे पास विभिन्न विकल्प आ गए कार्य करने नियोजन के लिए, तब हम उन विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अल्टरनेट हमारी संस्था के लिए बेस्ट है, कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है, जिसके माध्यम से हम अपने नियोजन का कार्य भली भांति कर सकते हैं। इसके पश्चात समुचित विकल्प का चयन, मीन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। जब आपने विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया है तो आपने तय कर लिया है नियोजनकर्ता के रूप में कि कौन सा विकल्प आपकी संस्था के लिए श्रेष्ठ है। फिर आप उस विकल्प का चयन कर लेंगे और उसके आधार पर आपको नियोजन के आगे के कार्य करने होंगे। फिर अगला बिंदु है कार्य योजनाओं का निर्माण, मीन्स जब समुचित विकल्प का आपने चयन कर लिया और विकल्प के आधार पर आपको अपनी योजनाएं जो प्लान आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए आप वर्किंग जो फॉर्मुलेशन एक्शन प्लान बनाएंगे वो आपको तय करने होंगे। उसी के आधार आपके नीतियाँ नियम सब विधियों का क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला बिंदु है हमारा संसाधनों का आवंटन या बजट निर्माण, मीन्स एलोकेटिंग रिसोर्सेज और बजटिंग। अब जब हमने समुचित विकल्प का चयन कर लिया, कार्य योजनाएं भी बना ली, तो उन कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता होगी, जो एक मानवीय संसाधन और हमारे लिए भौतिक और वित्तीय संसाधन के रूप में होंगे। तो इसके लिए पूर्ति के लिए हमें एक बजट का निर्माण करना होगा। बजट में जो भविष्य में हम कार्य करने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है, एक विवरण होता है, स्पष्टीकरण होता है कि उस बजट में आप नियोजन को परिमाणात्मक रूप में और मात्रात्मक रूप में प्रकट कर सकते हैं। और बजट में संसाधनों का आवंटन किया जाता है जिस संसाधनों के साथ प्रनियोजन को कार्य करना है। तो इस प्रकार ये चरण में